स्वागत है आपका इंश्योर सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज आपको लेक्चर मिलने जा रहा है 9th लेक्चर उत्तर प्रदेश स्पेशल का। आपको 8 लेक्चर यूपी स्पेशल के प्री और मेंस को फोकस करके 8 लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं। आपका यूपी पीसीएस प्री 12 जून को डेट फिक्स हो चुकी है, तो इसलिए 8 लेक्चर हो चुके हैं, उसको आप देख लीजिए। फिर 9th लेक्चर भी देखिए। उसके अलावा उत्तराखंड स्पेशल के भी लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं, 1-2 लेक्चर और उत्तराखंड के बचे हुए हैं। साथ ही साथ बिहार स्पेशल को कंप्लीट किया जा चुका है, उसे भी आप देखिए। और उत्तराखंड पीसीएस प्री की डेट 3 अप्रैल फिक्स हो चुकी है, तो आप लेक्चर वगैरह देख लीजिए। साथ ही साथ आपको बता दें आज का लेक्चर जो है यहाँ पर 15 से 16 क्वेश्चन रखे गए हैं। मेंस के क्वेश्चन है 15 से 16, जो आपके प्री के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्री एंड मेंस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चंस जो हैं जीएस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट से उठाए गए हैं। उनका मटेरियल जो मार्केट में अवेलेबल मटेरियल है उससे क्वेश्चंस उठाए गए हैं। 15 से 16 मेंस के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चंस अच्छे लगे। सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए यूपी का मटेरियल मेंस के लिए मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन ये जीएस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की टीम ने बनाया है, अच्छा मटेरियल बनाया है। हम लोगों को मटेरियल अच्छा लगा, इसलिए हमने यहाँ पर रखा है मटेरियल को। आप इनका मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पर हिंदी भाषा में रखा गया है। मार्केट में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको अवेलेबल है, उसको आप लोग देख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, और इस मटेरियल में कहीं पर भी जीएस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट का नाम जो है कि उसको हटाया नहीं गया है। यहाँ पर नाम आपको दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न आंदोलनों पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ पर जो किसान आंदोलन है, एका आंदोलन, ये सब आंदोलन उत्तर प्रदेश में ही हुए हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर देखिए, चलिए शुरू करते हैं। किसान आंदोलन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने से आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में भारी वृद्धि हुई, जिससे किसानों की दशा अत्यंत दयनीय हो गई। इस परिप्रेक्ष्य में मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी, अब ये तीन लोगों का नाम रखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है, ये प्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी की प्रेरणा से फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। अब देखिए, ये तीन लोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं प्री के लिए। ठीक है, संगठन का उद्देश्य किसानों को एकजुट और जागरूक करना था। प्रतापगढ़, इलाहाबाद, प्रयागराज और जौनपुर इस आंदोलन के केंद्र रहे। किसान सभा की 400 से अधिक शाखाएं स्थापित हो गईं। झिंगुरी पाल सिंह और दुर्गा पाल के बाद बाबा रामचंद्र ने इसे विस्तार देने का कार्य किया। ठीक है, मेंस के लिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण है और प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है। नाम तो प्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इन लोगों के। सन 1920 में देश में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया, तो इसके क्रियान्वयन को लेकर किसानों में मतभेद पैदा हो गया। बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा नाम से अलग संगठन बना लिया। नए संगठन को बाबा रामचंद्र की आकर्षक प्रचार शैली के चलते भारी लोकप्रियता मिली। अवध किसान सभा किसने बनाया? बाबा रामचंद्र ने। ओके, तो ये सब चीज़ें याद रखिए। दूसरा आंदोलन है एका आंदोलन। एका आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक घटक के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिलों में लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने यह आंदोलन चलाया। लगान में अत्यधिक वृद्धि और वसूली में उत्पीड़न को लेकर मदारी पासी और सहदेव के नेतृत्व में, नाम याद रखिएगा, मदारी पासी और सहदेव के नेतृत्व में सीतापुर, हरदोई, बहराइच के किसानों ने एका आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को कुछ जमींदारों का भी समर्थन प्राप्त था। 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित होने के साथ ही यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है? हमने देखा है किसान आंदोलन के बारे में और एका आंदोलन के बारे में। किसान आंदोलन में हमने बताया कि किसान आंदोलन मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी की प्रेरणा से 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। ठीक है, आगे हमने बताया कि अवध किसान सभा की भी स्थापना बाबा रामचंद्र जी ने किया। ठीक है, उसके बाद एका आंदोलन की बात की। एका आंदोलन में हमने बताया मदारी पासी और सहदेव के नेतृत्व में इन सब जगहों पे सीतापुर, हरदोई में यह आंदोलन हुआ और 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित होते ही यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। ठीक है, ये रहा किसान आंदोलन और एका आंदोलन से संबंधित चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अलीगढ़ आंदोलन एवं देवबंद आंदोलन से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आसानी से बन सकते हैं। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन, क्योंकि अलीगढ़ आंदोलन और देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश से संबंधित है इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अलीगढ़ आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के पक्षधर सैयद अहमद खां ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की न्यायिक सेवा में कार्य करते हुए इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का साथ दिया। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। 1857 में सर सैयद अहमद खां ने मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। दास व्यवस्था और पीरी मुरीदी प्रथा, जो पीर को गुरु मानकर श्रद्धालु बना देते थे लोग, का उन्होंने विरोध किया। 1865 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कर अनेक अंग्रेजी ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद करवाया। उन्होंने राजभक्त मुसलमान नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, राजभक्त मुसलमान नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। अलीगढ़ आंदोलन में उनके अन्य साथी थे मौलाना शिबली नोमानी, अल्ताफ़ हुसैन, नज़ीर अहमद एवं चिराग अली। ये याद रखिएगा, चिराग अली, नज़ीर अहमद, अल्ताफ़ हुसैन, मौलाना शिबली नोमानी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देवबंद आंदोलन मुस्लिम समाज को पारंपरिक रूप से जागरूक, नैतिकतापूर्ण और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से 1866-67 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका मुख्य केंद्र सहारनपुर जनपद के अंतर्गत देवबंद था। इसके संस्थापक मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही, नाम याद रखिएगा, मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही, ये जो नाम है ये पीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ने देवबंद में इस्लामिक शिक्षा केंद्र मदरसे की स्थापना की, जहां अंग्रेजी शिक्षा एवं पश्चिमी संस्कृति को प्रतिबंधित करते हुए कुरान एवं हदीस को आधार बनाकर शुद्ध इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक नेता तैयार कर मुस्लिम समाज का धार्मिक एवं नैतिक पुनरुद्धार करना था। ओके, अभी आपने अलीगढ़ आंदोलन देखा। आंदोलन जो क्या था, ये मुस्लिम समाज की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए था, लेकिन यहाँ पर जो है कि मुस्लिम समाज में इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये वाला आंदोलन देवबंद आंदोलन था। ठीक है, दोनों उत्तर प्रदेश से संबंधित है इसलिए महत्वपूर्ण है। देवबंद ने भारत पर विदेशी शासन के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया और सैयद अहमद खां द्वारा चलाए गए अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया। इस आंदोलन के प्रबल समर्थक शिबली नुमानी ने 1884-85 में लखनऊ में दारुल उलूम तथा नदवतुल उलमा की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ पर अलीगढ़ आंदोलन और देवबंद आंदोलन कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मूर्तिकला की मथुरा शैली पर प्रकाश डालिए। मथुरा शैली उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मथुरा उत्तर प्रदेश का वर्तमान में एक जिला है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बनी। दिल्ली के निकट मथुरा कनिष्क की द्वितीय राजधानी थी। तो कनिष्क की पहली राजधानी कौन सी थी, कमेंट करिएगा। यहाँ मूर्तिकला की जो शैली विकसित हुई उसे मथुरा शैली के नाम से जाना जाता है। यहाँ बुद्ध के अतिरिक्त जैन तीर्थंकरों, हिंदू देवी देवताओं, यक्ष, नाग, शिव, कार्तिकेय आदि की भी मूर्तियाँ बनाई गईं। यह मूर्तियाँ प्रायः बलुआ अथवा चित्तीदार पत्थरों से निर्मित हैं। ओके, मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियाँ भारतीय संत अथवा सन्यासियों की भांति दिखती हैं। इस शैली में बुद्ध को प्रायः भूमि स्पर्श मुद्रा, अभय मुद्रा एवं धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है। बुद्ध की अधिकांश मूर्तियाँ खड़ी हैं, जिनके पैरों के नीचे सिंह की आकृति बनी है। सिर के पीछे बड़ा प्रभा मंडल बनाया गया है। यह तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मूर्ति की दूसरी समकालीन गांधार शैली में बुद्ध को प्रायः राजकुमार की भांति दर्शाया गया है। गांधार शैली पर यूनानी एवं रोमन शैली का प्रभाव है। इसका विकास मौर्य काल में ही उत्तर प्रदेश से दूर गांधार क्षेत्र में हुआ था। तो यहाँ पर मथुरा शैली की बात हो रही, तो मथुरा शैली की विशेषता हमने देखा। बाकी यहाँ गांधार पर क्या था,
गांधार शैली पर यूनानी एवं रोमन कला शैली का प्रभाव है। इसका विकास मौर्योत्तर काल में ही उत्तर प्रदेश से दूर गांधार क्षेत्र में हुआ था। ओके, आप लोग डिफरेंस जरूर देख लीजिएगा। डिफरेंस मथुरा शैली और गांधार शैली में डिफरेंस एग्जाम में आपके आ सकता है। मथुरा शैली में निर्मित कनिष्क की एक सिरविहीन खड़ी पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई है, जिस पर राजाधिराज देवपुत्रों कनिष्को अंकित है। यह 5.7 फुट ऊंची है। मूर्ति की दाहिनी भुजा राजदंड पर टिकी है, जबकि बाएं हाथ से तलवार पकड़े हैं। मूर्ति को घुटनों तक चोंगा और पैरों में भारी जूता पहने दिखाया गया है। मथुरा शैली में मूर्तियों के अतिरिक्त वेदिका स्तंभ विशिष्ट स्थान रखते हैं। ओके, चलिए, इंग्लिश मीडियम वालों को समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप हिंदी में जानकर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी में अगर पढ़ाया जा रहा है तो हिंदी में इंग्लिश में आप नहीं लिख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत चीज़ें जान लेंगे तो आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के ध्रुपद, ख्याल, तराना एवं ठुमरी संगीत पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर प्रदेश के ध्रुपद, ख्याल, तराना एवं ठुमरी संगीत पर टिप्पणी कीजिए। चलिए देखते हैं। संगीत के निश्चित नियमों से बंधे होने के कारण इसे ध्रुपद कहा जाता है। मतलब संगीत के निश्चित नियमों से ये बंधे होते हैं। परंपरागत रूप से इसे तंबूरे और पखावज वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसकी उत्पत्ति मंदिरों में हुई। यह आलाप से शुरू होता है और फिर लय को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। इसकी भाषा ब्रज है और संस्कृत अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इस शैली को अकबर के समय मुगल दरबार का संरक्षण प्राप्त हुआ, जिससे यह अपने शिखर पर पहुंच गई। अकबर के दरबार में 3 श्रेष्ठ ध्रुपद गायक थे। कौन? तानसेन, बाबा गोपाल दास, स्वामी हरिदास। ठीक है, बैजू बावरा को भी इसी काल का माना जाता है। आगे चलकर ध्रुपद गायन शैली को वाड़ी के आधार पर 4 रूपों में बांटा गया। 4 रूप कौन कौन से? ध्रुपद का डागरी घराना उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित है। डागरी घराना यूपी और बिहार से संबंधित है, याद रखिएगा। मुस्लिम होते हुए भी डागर हिंदू देवी देवताओं के पाठ करते हैं। गुंडेचा बंधु एवं ऋत्विक सान्याल वाराणसी ने इस घराना में अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की। तो यहाँ पर ध्रुपद की बात हो रही है। ख्याल की बात करें, ख्याल हिंदुस्तानी संगीत की ख्याल शैली की उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। अमीर खुसरो, इनके बारे में जानते होंगे, कासगंज पटियाली। हालांकि ख्याल को विशेष महत्व जौनपुर के सरकी सुल्तान मोहम्मद सरकी द्वारा दिया गया। ठीक है, ख्याल में संगीतज्ञ को ध्रुपद की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता रहती है। ख्याल की रचनाएं बंदिश कहलाती हैं। इसके गायन में आलाप की अपेक्षा तान को अधिक महत्व दिया जाता है। सामान्यतः ख्याल रचना के 2 भाग होते हैं, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप ध्रुपद के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए अलग से भी आ सकता है, ख्याल के बारे में अलग से भी आ सकता है टिप्पणी लिखने में। जैसे ए दे देगा, ए में ध्रुपद लिख देगा, बी में ख्याल लिख देगा। तो ये सब चीज़ें आप जानते रहिए। हिंदुस्तानी संगीत की ख्याल शैली की उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। हालांकि ख्याल का विशेष महत्व जौनपुर के सरकी सुल्तान मोहम्मद सरकी द्वारा दिया गया। ख्याल में संगीतज्ञ को ध्रुपद की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता रहती है। ख्याल की रचनाएं बंदिश कहलाती हैं। इनके गायन में आलाप की अपेक्षा तान को अधिक महत्व दिया जाता है। सामान्यतः ख्याल रचना के 2 भाग होते हैं, बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल। बड़ा ख्याल क्या है? धीमी गति में गाया जाता है। छोटा ख्याल तेज गति से गाया जाता है। बड़ा ख्याल जो धीमी गति में है और छोटा ख्याल तेज गति में। उत्तर प्रदेश में किराना और आगरा घराना ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो किराना और आगरा घराना किस गायन के लिए प्रसिद्ध हैं? ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे तराना है। तराना क्या है? तराना शैली का विकास अमीर खुसरो को प्रयासों से हुआ। मतलब ये भी अमीर खुसरो के प्रयास से। इसमें लय की प्रमुखता दी जाती है। इसे तेज गति में गाया जाता है। मेवाती घराना के पंडित रतन मोहन शर्मा एक प्रसिद्ध तराना गायक हैं। ठुमरी की बात करें, ठुमरी हिंदुस्तानी संगीत की एक अर्धशास्त्रीय शैली है। इसकी गायिका में नृत्य की गति और भाव का एहसास रहता है। इसके ऊपर भक्ति आंदोलन का प्रभाव विद्यमान है। ठुमरी गीतों का विषय प्रेम या भक्ति होता है। रचनाओं की भाषा हिंदी, ब्रजभाषा और अवधी होती है। उत्तर प्रदेश में ठुमरी के 2 प्रमुख घराने हैं, बनारस घराना और लखनऊ घराना। ठीक है, ठुमरी के कौन कौन से घराने हैं? बनारस घराना और लखनऊ घराना।
तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, ध्रुपद देखा, ख्याल देखा, तराना देखा और ठुमरी देखा। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। ख्याल घराना में बड़ा ख्याल छोटा ख्याल होता है, इसकी उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। यहाँ तराना की उत्पत्ति का अमीर खुसरो को जाता है, ठीक है। उसके बाद ठुमरी में 2 घराने, बनारस घराना और लखनऊ घराना। ध्रुपद के बारे में देखा, ध्रुपद नियमों में बंधे होते हैं और इसकी उत्पत्ति मंदिरों से हुई है। आलाप से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाता है। इसकी राजभाषा, इसकी भाषा जो होती है ब्रज होती है। और ध्रुपद के प्रमुख गायक थे तानसेन, बाबा गोपाल दास तथा स्वामी हरिदास। बैजू बावरा भी इसी काल में माने जाते हैं। आगे चलकर ध्रुपद गायन शैली को वाड़ी के आधार पर 4 रूपों में बांटा गया। ध्रुपद का डागरी घराना, ये सब चीज़ें यहाँ पर पूरा आपको मिल गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहीं पर और चीज़ें लिखी गई हैं। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी और सिद्धेश्वरी देवी बनारस घराना से संबंध रखती हैं, ठीक है। छोटी मैना, बड़ी मैना और रसूलन बाई इस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी टप्पा गायिका हैं। बनारस घराने में पंडित राम सहाय, पंडित जानकी मिश्रा, किशन महाराज, दुर्गादास सहाय, अनोखेलाल मिश्रा आदि प्रमुख तबला वादक हैं। मुश्ताक अली खां, अलाउद्दीन खां, पंडित रविशंकर, अलाउद्दीन खां के शिष्य राजभाव सिंह आदि इस घराने के प्रमुख वादक हैं। शंभू महाराज, पागलदास, मन्नू मिश्रा प्रमुख पखावज वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्ला खां और मुमताज़ खां इस घराने के प्रमुख शहनाई वादक हैं। शहनाई महोत्सव मनाया गया था उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में, ओके। चलिए, उत्तर प्रदेश में संगीत घराना व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। संगीत घराना व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। घराना प्रथा हिंदुस्तानी संगीत की एक विशेषता है। घराना द्वारा एक विशेष संगीत शैली का प्रतिनिधित्व होता है जिसे गुरु द्वारा अपने शिष्य को प्रदान किया जाता है। घराने के संगीतज्ञ, नर्तक, नृत्यांगना आपस में गुरुकुल परंपरा के आधार पर जुड़े होते हैं। घराना संगीतज्ञों और नर्तक नृत्यांगना की संगीत के संबंध में विचारधारा निर्धारित करता है और उनके द्वारा संगीत व नृत्य की समझ, प्रदर्शन और शिक्षा को प्रभावित करता है। उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख संगीत घराने हैं। सबसे पहला घराना किराना घराना, आगरा घराना, बनारस घराना। किराना घराना देखते हैं। इस घराने की शुरुआत मुजफ्फरनगर के किराना नामक स्थान से हुई। यह घराना ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो किराना घराना ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत नायक गोपाल ने की थी। बाद में 20वीं सदी के दौरान अब्दुल करीम खां और अब्दुल वहीद खां ने इसे विकसित और लोकप्रिय बनाने का काम किया। पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल के अतिरिक्त मन्ने खां, रोशन आरा बेगम, हीराबाई वरोदेकर और प्रभा आत्रे इस घराने के प्रसिद्ध गायक या गायिका हैं। याद रखिएगा, पंडित भीमसेन जोशी किराना घराना से संबंधित थे। आगरा घराना, आगरा घराने के संगीतक हाजी सुजान खां को अपना संस्थापक मानते हैं, जिनके लिए माना जाता है कि उन्हें बादशाह अकबर द्वारा दीपक ज्योति की उपाधि दी गई थी। दीपक ज्योति की उपाधि दी गई थी। फयाज खान द्वारा 20वीं शताब्दी में सुधारीकरण कर इसे लोकप्रिय बनाया गया, जिसके कारण इसे रंगीला घराना भी कहा जाता है। दयाल खां, मोहसिन खान नियाजी, विजय किचलू, स्वामी वल्लभ दास, सफ़ी अहमद, सादिक खां, अली खां, फजल अली खां आदि इस घराने के प्रसिद्ध गायक हैं। किराना घराना, आगरा घराना, अब पहुँचते हैं बनारस घराना। इसका विकास काशी राजाओं के संरक्षण में हुआ। इसके संस्थापक पंडित जानकी प्रसाद हैं। इस घराने को गायन, वादन और नृत्य तीनों की ख्याति प्राप्त है। गायन, वादन और नृत्य तीनों की ख्याति प्राप्त है। यह घराना मुगल प्रभाव से दूर है। इसके संगीतज्ञों को हमेशा हिंदू राजघराने के साथ काम करने का मौका मिला है। ओके, तो किराना घराना, आगरा घराना, फिर बनारस घराना। हाँ, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण की कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं? और जो लेक्चर पिछले में हुए हैं वाइल्ड लाइफ वगैरह से रिलेटेड, बर्ड सेंचुरी, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व वगैरह से रिलेटेड लेक्चर आपको ऑलरेडी हो चुके हैं। उसमें बहुत कुछ चीज़ें आपको बताई गई थी। यहाँ पर भी देख लेते हैं। दुधवा, उत्तर प्रदेश में 2-3 टाइगर रिजर्व हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत तो 1992 में हुई है केंद्र सरकार के द्वारा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत करने की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य नदी डॉल्फिन और समुद्री डॉल्फिन दोनों का संरक्षण प्रदान करना है। और गंगा डॉल्फिन के संरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरौरा तक डॉल्फिन समेत अन्य जलीय जीवों यथा घड़ियाल, कछुए, मगर, उदबिलाव और बड़ी संख्या मछली प्रजातियों की मौजूदगी के लिए प्रसिद्ध है। देश में कुल आकलित 2500 से 3000 डॉल्फिन में से
1272 डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। ओके, घड़ियाल संरक्षण भारत में 1975 में 3 स्थानीय मगरमच्छ प्रजातियों घड़ियाल, मगर और खारे पानी का मगरमच्छ के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की शुरुआत की गई 1975 में। घड़ियाल मीठे पानी की मगरमच्छ प्रजाति है। चंबल नदी इसका महत्वपूर्ण आवास है। चंबल नदी यहाँ जहाँ इसकी 75% आबादी पाई जाती है। गिरवा और घाघरा नदियों में भी कुछ घड़ियाल आबादी है। घड़ियाल संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय चंबल नदी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के मिलन बिंदु पर और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य नदी की स्थापना। कतरनिया घाट कहाँ पे? बहराइच में। ठीक है, तो यहाँ पर कभी इन नदियों में, चंबल में जाके डुबकी ना लगाने लगिएगा, नहीं तो डुबकी नीचे ही रह जाएगी। गिद्ध संरक्षण मृत जानवरों के शरीर का भक्षण कर गिद्ध पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महती भूमिका अदा करते हैं। दक्षिण एशिया में डाइक्लोफिनाक नामक पशु औषधि के प्रयोग से गिद्ध आबादी में भयानक ह्रास हुआ है। गिद्धों की आबादी को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में गिद्ध संरक्षण के क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, घड़ियाल संरक्षण, गिद्ध संरक्षण, तो ये सब कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सामाजिक समस्याएं क्या है, चर्चा कीजिए। आखिर उत्तर प्रदेश की सामाजिक समस्याएं है क्या? चलिए देखते हैं क्या सामाजिक समस्याएं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रांत है। जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ की आबादी लगभग 200 करोड़ नहीं, उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 20 करोड़ है। यही बड़ी जनसंख्या प्रदेश की गरीबी और बेरोजगारी का मूल कारण है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और पॉपुलेशन डेंसिटी 829 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। तेंदुलकर कमेटी फार्मूले के आधार पर उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014 तक 8.09 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रही थी। अधिक जनसंख्या कारण प्रदेश में बेरोजगारों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी में देश भर में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। मतलब उत्तर प्रदेश टॉप तो कर रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की 77.7% जनसंख्या गांव में निवास करती है। इनके पास आजीविका का एकमात्र साधन कृषि है, किंतु इनमें से अधिकांश व्यक्तियों के पास अत्यंत छोटे खेत हैं अथवा अपना खेत है ही नहीं। ऐसे में इन्हें दूसरों के खेत में काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करना होता है। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या प्रदेश में कई तरह की समस्याएं पैदा कर रही हैं। यहाँ की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 20.23% है। प्रदेश की एक बड़ी आबादी के अशिक्षित होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रण कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। निरक्षरता उत्तर प्रदेश की एक बड़ी सामाजिक समस्या है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ की लगभग 33% आबादी निरक्षर है। इसका बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि इतनी बड़ी आबादी को सरकारी सुविधाओं और उपायों से अवगत करा पाना कठिन हो जाता है, जिसके कारण वह तमाम सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित रह जाती है। सांप्रदायिकता उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण एवं गंभीर सामाजिक समस्या है। कुछ व्यक्तियों एवं समूहों द्वारा अपने हितों के पोषण के लिए सांप्रदायिक समस्याओं को जन्म दिया जाता है। इस तरह की संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण सांप्रदायिकता ने उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग जैसी एक नई सामाजिक समस्या को जन्म दिया है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि शिक्षित नहीं है लोग। दूसरी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा लोग गाँव में रहते हैं। और तीसरी चीज़ है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। चौथी चीज़ की कम्युनलिज्म है। उसके बाद रीजनलिज्म भी आ जाएगा, क्षेत्रीयतावाद भी हो जाएगा, और भी बहुत सी समस्याएं देखते हैं आगे। और है प्रदेश के सामाजिक ताना बाना के विघटन में जातिवाद का प्रमुख स्थान है। इसने समाज को अगणित छोटे व आत्म केंद्रित गुटों में विभाजित कर दिया है। जातिवाद की उग्र भावना ने प्रदेश में कई बार सामाजिक संघर्षों एवं सामाजिक तनाव को जन्म दिया है। उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना में विचलन उत्पन्न होने के कारण महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा एवं ऑनर किलिंग जैसी सामाजिक समस्याओं ने जन्म लिया है। यह एक ऐसा अपराध है जिसे परिवार के सम्मान के नाम पर छुपाने का प्रयास किया जाता है। उत्तर प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था में नशाखोरी की समस्या बेहद गंभीर है। यह एक ऐसी बुराई है जो ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर महानगरों तक फैली हुई है। नशा के आगोश में आज का युवा वर्ग दिग्भ्रमित है। नशाखोरी की लत के कारण युवा वर्ग अवसाद और कुंठा का शिकार हो जा रहा है, जिससे वह आपराधिक गतिविधियों की तरफ अग्रसर हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोग नशा वगैरह करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए।
क्योंकि यह सही नहीं है। राज्यपाल से संबंधित विवाद को हल करने हेतु विभिन्न आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया, चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन जीएस पेपर 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जीएस पेपर 2 के लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ तक कि आपके पीटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बनना बहुत ही इसकी संभावना है कि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, प्री या मेंस दोनों में बन सकता है। राज्यपाल संबंधित विवाद को हल करने हेतु विभिन्न आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया, चर्चा कीजिए। राज्यपाल पर विभिन्न समितियों की सिफारिशें। पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा राज्यपाल से संबंधित विवाद को हल करने हेतु विभिन्न आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया। कुछ प्रमुख समितियों की सिफारिशें इस प्रकार हैं। प्रथम, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बने प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यपाल पद पर अराजनैतिक व्यक्ति की नियुक्ति का सुझाव दिया था। अराजनैतिक व्यक्ति की नियुक्ति का सुझाव दिया था कि मतलब जो राजनीति से संबंधित नहीं है उस व्यक्ति को क्या बनाया जाए, राज्यपाल। ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट उसमें कहा गया। राजमन्नार कमेटी 1970 में बनी तत्कालिक तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित इस कमेटी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 और 357 के विलोपन की सिफारिशें करते हुए सुझाव दिया कि 356 और 357 के विलोपन डिलीशन की सिफारिश करते हुए सुझाव दिया कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में राज्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। राजमन्नार कमेटी ये कह रही कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में राज्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि राज्यपाल को एक ही बार पद धारण करना चाहिए। ठीक है, तो ये राजमन्नार कमेटी की रिपोर्ट कहती है। पंछी आयोग या पुंछी आयोग 2005 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर गठित इस आयोग ने सिफारिशें की कि अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा एक सूची तैयार कर राज्यपाल की नियुक्ति उसी सूची के आधार पर की जानी चाहिए। इंटर स्टेट काउंसिल के द्वारा एक सूची तैयार कर राज्यपाल की नियुक्ति उसी सूची के आधार पर की जानी चाहिए। अगली कमेटी है सरकारिया आयोग। 1980 में गठित इस आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सिफारिश की कि राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से होनी चाहिए। तो सरकारी कमीशन कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से होनी चाहिए। पंछी कमीशन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय इंटर स्टेट काउंसिल के द्वारा एक सूची बनाई जानी चाहिए और उसी के आधार पर होनी चाहिए। राजमन्नार कमेटी कहती है कि 356 और 57 को ख़त्म कर देना चाहिए और नियुक्ति प्रक्रिया में राज्यपाल के राज्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए और ये भी कहे हैं कि राज्यपाल को एक ही बार पद धारण करना चाहिए। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कहता है कि अराजनैतिक व्यक्ति की नियुक्ति का सुझाव देते हैं कि अराजनैतिक व्यक्ति जो राजनीति से संबंधित नहीं है उसको राज्यपाल बनाया जाए। तो ये कुछ कमेटी अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो अगर सीधे सीधे इन कमेटीज़ की रिकमेंडेशन और कमेटी के नाम के साथ लिखेंगे तो फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 26-27 मिनट का लेक्चर हो गया। उत्तर प्रदेश में फसलों के प्रकार का उल्लेख कीजिए। फसलों के प्रकार का उल्लेख कीजिए तो फसलों के प्रकार आपको पता ही है, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग, उड़द, कपास तो बहुत कम मात्रा में। तो देख लेते हैं थोड़ा। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। रबी की फसलों में आपको पता होना चाहिए कि अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है, अप्रैल माह में काटी जाती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, आलू, मसूर आदि रबी फसल हैं। खरीफ की फसलें उत्तर प्रदेश में होती हैं और जायद की फसलें हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है। गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, जबकि राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन गोरखपुर जिले में होता है। राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन गोरखपुर जिले में होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में गेहूं की खेती की जाती है। उत्तरी पर्वतीय एवं दक्षिणी पठारी क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में कृषि विकास का विश्लेषण कीजिए। हरित क्रांति से रिलेटेड जो है कि और लेक्चर जो हुए हैं, पिछले लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड आपको बताया गया है, उसको देख लीजिएगा। थोड़ा सा एक लाइन हम लोग देख लेते हैं जो पीटी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कृषि उत्पादकता में तीव्र वृद्धि। हरित क्रांति से क्या क्या प्रभाव है? तो कृषि उत्पादकता में तीव्र वृद्धि तथा आवश्यकता अनुसार उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। देश में हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है। इसका मसौदा तृतीय पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नहीं तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे।
उत्तर प्रदेश में कृषि विकास की कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? उत्तर प्रदेश में कृषि विकास हेतु अनेक योजनाएं संचालित हैं, जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मिशन ऑयल सीड एंड ऑयल फार्म, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसका उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधन के आधार पर जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर कृषि विकास की योजनाएं तैयार कर महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादन क्षमता और उनके वास्तविक उपज के अंतर को कम करके किसानों की आय में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में कहा गया है। मिशन ऑयल सीड एंड ऑयल फार्म क्या है? तिलहनी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि के लिए है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, प्रदेश में गेहूं, चावल एवं दलहन के उत्पादन की असमानता को दूर करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना में 2015-16 से जूट, कपास, गन्ना जैसी व्यावसायिक फसलों को भी सम्मिलित किया गया। मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। तो ये कुछ योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, आगे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति पर चर्चा कीजिए। कृषि निर्यात नीति 10 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 को मंजूरी दी गई। इस नीति के अनुसार निर्यात उन्मुख कृषि उत्पादों की खेती को प्रोत्साहन करने, निर्यात हेतु संस्थागत तंत्र बनाने तथा पर्यावरण अनुकूल कृषि किस्मों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। अब कृषि निर्यात नीति जो 2019 उसमें क्या है कि निर्यात उन्मुख कृषि उत्पादों की खेती को प्रोत्साहित करना, निर्यात हेतु संस्थागत तंत्र बनाना तथा पर्यावरण अनुकूल कृषि किस्मों की खेती को बढ़ावा देना, ये है। दूसरी चीज़, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में कृषि निर्यात को दोगुना करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति बनाई गई, जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि राज्य इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी कृषि निर्यात नीति बनाएगा। राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 बनाई गई। ठीक है, अपनी इस नीति में सरकार ने प्रदेश के कृषि निर्यात को वर्ष 2024 तक वर्तमान मूल्य इतना से बढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण ध्यान रखते हुए कृषि कार्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे विदेशों में भारतीय कृषि उत्पाद की मांग बढ़ाई जा सके। वर्ष 2018-19 में कुल राष्ट्रीय कृषि निर्यात में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 7.35% था, मतलब है 2018-19 के डेटा में। ठीक है, 7.35% कृषि निर्यात है, एक्सपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार निर्यात क्लस्टर योजना के तहत किसानों की सुविधा के लिए क्लस्टर बनाने हेतु एक साथ 20 हेक्टेयर की शर्त खत्म कर दी है। अब पूरे ब्लॉक में अलग अलग किसानों की 50 हेक्टेयर जमीन होने पर क्लस्टर बनाया जा सकेगा। तो ये उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति 2019 है। उत्तर प्रदेश का कृषि निर्यात में 2018-19 में 7.35% होता। उत्तर प्रदेश में गरीबी उन्मूलन के उपाय सुझाएं। गरीबी उन्मूलन के उपाय यहाँ पर लिखा गया। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 16.51% है। जनसंख्या दबाव के अतिरिक्त विकास संबंधी गलत नीतियों ने प्रदेश में गरीबी को बढ़ाने का कार्य किया है। कृषि प्रधान उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को प्राथमिकता देने की जगह पूंजी आधारित भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां एवं रोजगार के अवसर कम होने के कारण यहाँ के लोगों को काम की तलाश में अन्य देशों अथवा प्रदेशों में जाना पड़ता है। इससे गरीबों की संख्या में वृद्धि होती है। बाजारीकरण और माल कल्चर ने प्रदेश में कस्बों और बड़े गांवों तक विस्तार कर लिया है, जिससे स्थानीय बुनकर, शिल्पी एवं छोटे व्यवसायी गरीब होते चले गए। प्रदेश में श्रमिकों की निम्न उत्पादकता एवं कामकाजी जनसंख्या पर निर्भर लोगों की बढ़ती संख्या भी गरीबी का बड़ा कारण है। गरीबी की समस्या के लिए प्रदेश की जातिवादी, क्षेत्रीय एवं संकुचित राजनीतिक कारक भी जिम्मेदार हैं। प्रदेश में निम्नलिखित उपायों से गरीबी में कमी लाकर समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी करके, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करके, औद्योगिक विकास में तीव्रता लाकर इन सब से निपटा जा सकता है उत्तर प्रदेश की गरीबी से। ओके, उत्तर प्रदेश में पशुपालन की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कीजिए। पशुपालन की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कीजिए। देखते हैं, पशुधन की संख्या की दृष्टि से भारत के राज्य में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। देश के कुल पशुधन का 13.5% भाग उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पहले नंबर पे है 13.5%। इस संबंध में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश का स्थान क्रमशः द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ है। उत्तर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में पशुधन का योगदान 2018-19 के 25 मूल्य पर 6.9%। कृषि क्षेत्र में पशुधन का सकल मूल्य वर्धन 26% है। ठीक है, प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 23% है, जिसमें पशुधन का हिस्सा 27% है। उस 23% को अगर 100% मानेंगे तो 100 में 27% पशुधन का ही है। पशुधन की यह
हिस्सेदारी प्रदेश की जीडीपी की 6% है। वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्यों का सकल घरेलू मूल्य वर्धन में पशुपालन क्षेत्र की वृद्धि दर 6.6% रही, जबकि वर्ष 2018 में यह मात्र 5% थी। पशुपालन विभाग का गठन 1944 में किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का पशुपालन विभाग पशुधन और कुक्कुट बीमारी नियंत्रण, चारा विकास और अन्य पशुपालन गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। ग्रामीण जनता के सामाजिक आर्थिक उत्थान और रोजगार पीढ़ियों से संबंधित है। कुछ योजनाएं हैं इसके लिए: कामधेनु या मिनी कामधेनु योजना, पोल्ट्री फार्म और कुक्कुट विकास योजना, पशुपालन ऋण योजना, डेयरी फार्मिंग योजना के लिए ऋण, मत्स्य पालन को भी बढ़ावा देने की बातें हैं। तो ये कुछ योजनाएं हैं पशुपालन से संबंधित। उत्तर प्रदेश पशुपालन संबंधित प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं? पशु बीमा योजना, बकरी इकाइयों की स्थापना, गौ संरक्षण योजना, देसी गोवंश संरक्षण। पशु बीमा योजना, बकरी इकाइयों की स्थापना, गौ संरक्षण योजना, देसी गोवंश संरक्षण योजना। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। उत्तर प्रदेश के कुछ पुलिस जोन में कमिश्नर प्रणाली को लागू किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली पर चर्चा करते हुए प्रदेश में इसे लागू किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 को राज्य की राजधानी लखनऊ तथा आर्थिक राजधानी गौतम बुद्ध नगर नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। 2021 में कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा कर दी गई। इन जनपदों में अपर पुलिस महानिदेशक स्तर का एक पुलिस आयुक्त तैनात किया जाएगा। ठीक है, पहले लखनऊ में, फिर गौतम बुद्ध नगर में, फिर शुरू हुआ कानपुर में, फिर वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के सभी नगरों में अब तक दोहरी पुलिस प्रणाली की व्यवस्था रही है, जो पुलिस अधिनियम 1861 पर आधारित है। औपनिवेशिक प्रणाली के तहत एक जिला या समग्र क्षेत्र का प्रभारी जिला अधिकारी होता है एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संपूर्ण सूचना जिलाधिकारी को सौंपी जाती थी। जिलाधिकारी को, डीएम साहब को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्ति, जैसे निवारक गिरफ्तारी के लिए आदेश जारी करना या धारा 144 सीआरपीसी लागू करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट में निहित रहा। यह पुलिस प्रशासन की दोहरी प्रणाली है। ठीक है, कमिश्नर प्रणाली में पुलिस आयुक्त एकीकृत पुलिस कमांड का प्रमुख होता है। कमिश्नर प्रणाली में पुलिस आयुक्त एकीकृत पुलिस कमांड का प्रमुख होता है। इसमें आयुक्त जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट नहीं करता है। आयुक्त क्या करता है? डीएम को रिपोर्ट नहीं करता है। कार्यालय के पास विनिमय, नियंत्रण तथा लाइसेंसिंग के साथ मजिस्ट्रियल शक्तियाँ भी होती हैं। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में दोहरी व्यवस्था नहीं होती, अतः यह जटिल शहरी केंद्रित समस्याओं को अतिशीघ्र हल करने में सहायक बनती है। पुलिस अधिकारी कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यह एक एकीकृत कमांड संरचना प्रस्तुत करता है। कमिश्नर प्रणाली लागू होने पर पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ जाती है। ठीक है, तो मतलब अब आयुक्त साहब जो है ये डीएम साहब को रिपोर्ट नहीं करेंगे, सीधे सीएम साहब को रिपोर्ट करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए, नहीं तो वैसे डीएम साहब रिपोर्ट करते थे। तो ये कुछ क्वेश्चन रहे हैं जो जीएस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के ये क्वेश्चन थे, जहाँ से बहुत से क्वेश्चन थे, करीब 50-60 क्वेश्चन उनके थे। इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सिलेबस के हिसाब से वहाँ से निकाला गया क्वेश्चन और आपको बताया गया यहाँ पर। और दूसरी चीज़ कि अगर ध्येय आईएएस का भी कुछ मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, ध्येय आईएएस का, अगर वहाँ से भी कुछ अच्छे क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो आपको जल्द ही उसके भी एक लेक्चर बना दिया जाएगा। वहाँ से जो 2-4-10 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण आपके मेंस में आ सकते हैं, आपके पीटी के लिए जो महत्वपूर्ण हैं, उसको आपको दे दिया जाएगा। आप सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, इंश्योर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ओके, शेयर भी करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जिससे फ़ायदा हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।